हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए घटना चक्र को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, घटना चक्र में 2008 से लेकर के अब तक जितने भी साइंस के यानी कि विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में, उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में आज समाप्त कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। आपको प्रयास करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा आंसर। अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप साइंस के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो ही जाएगा, साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी परख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा यहाँ पर पूछा गया है कि क्या होगा। रिक्त स्थान दिया गया है, इसको आपको पूर्ति करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो प्रश्न है 22 दिसंबर 2019 को पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता होगा कि ओम जो होता है किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओम को इसके द्वारा डिनोट किया जाता है, आपको पता होगा। और फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला के द्वारा भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब यहाँ से आपसे ओम पूछा गया है, इनकी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ 1 वोल्ट अगर दिया गया है तो नीचे क्या आ जाएगा, आई क्या है, आई धारा है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर आ जाएगा। तो देखिए 1 एम्पियर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। ये जो रिएक्शन दिया गया है इसको आपको पूरा करना है, साथ ही साथ आपको बैलेंस करते हुए पूरा करना है इक्वेशन को। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन आएगा, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन में देखिए H2O लिखा हुआ है, 2H2O लिखा हुआ है, 4H2O लिखा हुआ है, 3H2O लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने बताया है कि बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो यहाँ पर हो जाएगा 3H2O। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। अब आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि यहाँ कितना एल्युमिनियम है, इस साइड कितना एल्युमिनियम है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, इस साइड कितना हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से आप सभी को बैलेंस कर लेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ त्रुटि होती है मेरे से तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर लिख करके मेंशन करेंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, तो लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए कई प्रैक्टिस सेट कवर किए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं कि कितना जो है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हमने कवर किया हुआ है। आप भी लगा लीजिए, एग्जाम निश्चित रूप से आपका दिसंबर में लिया जाएगा, तो तैयारी आप शुरू कर दीजिए। वैसे त्यौहार का समय है, समय निकाल करके आपको पढ़ाई करना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। तो आपको पता है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया जो है यह ऊर्ध्वपातन कहलाती है, यानी कि सब्लिमेशन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो कंफ्यूजिंग होता है। भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण है, तो देखिए भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी के निकट जो सबसे निकटतम सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से होता है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों होते हैं। भूमंडलीय उष्मन के बढ़ने की जो निम्नलिखित प्रमुख कारक गैसें हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसमें से SO2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है।
इसमें से फूल का प्रजनन अंग जो नहीं है यह कौन सा नहीं है, तो बाह्य दल हो जाएगा, बाह्य दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दलपुंज कहा जाता है, जबकि जो यहाँ पर दिख रहे हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश जो है ये प्रजनन अंग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निमारी एक नस्ल है, तो निमारी जो है फ्रेंड्स यह एक जो है गाय की नस्ल है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, जो कई भेड़ बकरी इन सब के नस्ल पूछे जाते हैं, तो आगे और भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, और जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक, यानी कि यहाँ पर अपवर्तनांक सीधे पूछा गया है, अपवर्तक सूचकांक या फिर अपवर्तनांक कहा जाए, एक ही बात है, कितना होता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 2.42 होता है। हीरा जो होता है यह सबसे कठोरतम पदार्थ है और यह कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम और सबसे ज़्यादा दोनों पूछा जाता है, तो दोनों आपको दोनों तरह से प्रश्न को ध्यान रखना है। तो सबसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से रंग के लिए न्यूनतम होता है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका है, तो लाल का है, तो लाल का तरंग दैर्घ्य अगर सबसे ज़्यादा है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जिसका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो बैगनी का जो है क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रकीर्णन होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है, बताइए। इस प्रकार का जो ऊर्जा है उसका उत्पादन क्या कहलाता है, तो उसका कहलाता है फ्रेंड्स भू उष्मीय ऊर्जा। क्या कहलाता है, भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा के एग्जाम में, केवल बिहार दरोगा के एग्जाम में, उनमें हमने हिस्ट्री का, पॉलिटी का और हमने ज्योग्राफी का कवर किया हुआ है। नेक्स्ट में आपको इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा और साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा प्रजनन तंत्र का भाग इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए शुक्रवाहिका जो है यह पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। इस पर मैंने कई बार आपको बताया है। शुक्राणु किससे संबंधित है, तो ये पुरुष से संबंधित है। तो शुक्रवाहिका कहाँ रहेगा, पुरुष प्रजनन तंत्र में ही रहेगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूछा जाता है कि यह किस मादा या पुरुष प्रजनन तंत्र से स्रावित होता है, तो ये पुरुष का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जाना जाता है अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे यह जो प्रक्रिया है यह प्रकाश की किरण के अपने मार्ग से विचलित हो जाने की जो प्रक्रिया है इसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है उसको क्या कहा जाता है। देखिए आहार नली जो है यह इसकी दीवार जो है 4 स्तरों से बनी होती है। एक होता है सिरोसा, दूसरा होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा जो होता है ये म्यूकोसा हो जाएगा, यहाँ पर म्यूकोसा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं तो ये मुर्केलिस हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है, एक होता है सब म्यूकोसा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सब म्यूकोसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 4 परत हो गए। एक हो गया सिरोसा, एक हो गया मुर्केलेरिस, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। सबसे बाहरी जो इसमें होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका सिरोसा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। ऑक्सीजन रहित यानी कि विऑक्सीकृत रक्त ले जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है।
मीन वर्ग यानी कि मछली वर्ग से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है, तो ये फ्रेंड्स शार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। शार्क जो है यह मीन वर्ग में आता है, परंतु मछलियों जैसे कुछ नाम होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, ये सभी जो हैं ये मीन वर्ग से मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन ये मीन वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेल क्या है, तो वेल मछली नहीं है, एक मैमल है, एक मैमल है वेल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शार्क जो है इसमें से मीन वर्ग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए। लघु परिपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, शायद इस क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था पहले भी। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है यह आपको पता है, यह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर की एसआई इकाई आपसे पूछा जा रहा है, आसान प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, एम्पियर जो है ये विद्युत धारा हो जाएगा। यहाँ पर कूलम जो है ये आवेश हो जाएगा। अच्छा, जूल बताइएगा, जूल जो है किसकी एसआई इकाई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। कमरे के ताप पर जो है कौन सी अधातु जो है यह तरल अवस्था में होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो होता है ये होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक नन मेटल है। क्या है, एक नन मेटल है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रोमीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। यानी कि चूना पत्थर का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से किस घटना के कारण होता है। कौन सी घटना के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सभी कथन को पढ़िएगा। इसमें से देखिए इथेनॉल पानी में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है, यहाँ पर दिया गया है इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये जो सरासर गलत दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए इथेनॉल जो होता है इसको एथिल अल्कोहल कहा जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये C2H5OH होता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये जो अल्कोहल होता है यह पानी में घुलनशील तथा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जनित्र यानी कि जनरेटर है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए स्तर प्रदान करती है, सतह प्रदान करती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा एलियोलाई। ठीक है, एलियोलाई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। तो इसमें जनन जो होता है यह बीजाणु गठन द्वारा होता है। ठीक है, बीजाणु गठन द्वारा क्या होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि पुंगानुर एक नस्ल है। देखिए यहाँ भी पूछा गया है। तो पुंगानुर जो नस्ल है यह किसकी नस्ल है, यह आपको बताने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पुंगानुर होता है यह छोटे कद वाली गाय की एक नस्ल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय की एक नस्ल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है यह किसने किया था। तो फैराडे ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो खोज है 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि स्वतंत्र रूप से इसकी खोज 1832 ईस्वी में जोसेफ हेनरी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा इसका फैराडे हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खाली स्थान दिया गया है कि सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो हरी शैवाल किसको कहा जाता है बताइए। अच्छा, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे, फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स।
और राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लोरोफाइसी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसमें से ऊष्मा की इकाई नहीं आपसे पूछा गया है कि नहीं है, बताइए। इसमें से जो ऊष्मा की इकाई नहीं है वह है फोन। फोन जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कैलोरी, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, ये भी ऊष्मा की इकाई है। जूल भी ऊष्मा की इकाई है। क्लियर? फोन जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? फोन जो होता है यह शुद्ध स्वर की तेजी यानी कि लाउडनेस ऑफ प्योर टोन्स के हेतु प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात आई है तो इसका फॉर्मूला आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस। क्लियर? और ये जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है यह जो है क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। यह एक क्षारीय अकार्बनिक रसायन है। क्लियर फ्रेंड्स? इसका जो pH मान होता है वह लगभग 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7.4 देख रहे हैं, ये ब्लड का होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का जो उदाहरण इसमें से नहीं है वो आपका हो जाएगा कीड़े के पंख। ये जो है समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। बाकी चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख और बंदर के हाथ जो है यह समरूपी अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आप चारों को पढ़िए और राइट आंसर इसका बताइए। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु संख्या, या पर कह सकते हैं अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर, समान होता है, परंतु उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, उस तत्व को जो है समस्थानी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नमी पूछा जाता तो हाइग्रोमीटर होता। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो उन्हें परिवर्तित करते हैं फ्रेंड्स किसमें, बताइए। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, पौधे मिट्टी में जो घुले हुए नाइट्रेट जो होते हैं उसको अवशोषित करके उसे नाइट्रोजन युक्त जैव अणुओं यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हवा में परागकण होते हैं को कहते हैं। तो हवा में जो परागन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वायु परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका निस्यंदन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल शोधन की जो निस्यंदन प्रणाली है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा जल को छान लिया जाता है, और इसमें जो है सूक्ष्मजीव नहीं मरते हैं, सूक्ष्मजीव इसमें नहीं मरते हैं, लेकिन जो उबाला जाता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। क्लोरीनीकरण में भी मर जाता है, जो क्लोरीन मिलाने की जो प्रक्रिया होती है। उसके बाद पारा बैगनी जो विकिरण होता है अल्ट्रा वायलेट, इसमें भी फ्रेंड्स जो है जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है, इसमें नहीं मरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण से होती है? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि ये जो होती है ये फॉर्मिक एसिड के कारण से होती है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल के कारण से होती है। चींटियाँ जब आपको काटती हैं किसी को भी तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। क्लियर? जिससे कि जलन और खुजली होता है। उसके बाद देखिएगा कि कुछ नहीं में से कुछ का जो सृजन है यह किस नियम के विरुद्ध है? तो यह किस नियम के विरुद्ध है? यह द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए जो है
इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र सभी के द्वारा जो है ऊर्जा संरक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी डी सभी के द्वारा। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो कागज का जलना जो है यह एक रासायनिक जो है परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि KNO3 रासायनिक सूत्र है। KNO3 जो है यह किसका रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स यह जो है पोटेशियम नाइट्रेट का है। क्लियर। पोटेशियम नाइट्रेट जो है यह उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका जो है पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है KMNO4 होता है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। क्लियर। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप ड्रोसेरा देख रहे हैं। ड्रोसेरा जो है एक परजीवी नहीं है। ड्रोसेरा जो है एक मांसाहारी पौधा होता है। क्या है, एक मांसाहारी पौधा होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए प्रश्न को, ये मांसाहारी पौधा होता है। और यहाँ पर आप फंगस जो देख रहे हैं, फंगस जो होता है यह स्वपोषी नहीं होता है। फंगस जो होता है यह परपोषी होता है, यह अपघटन करता होता है। क्लियर। तो ये भी जो है सुमेलित नहीं दिया गया, स्वपोषी नहीं होता है, ये अपघटन करता होता है फंगस, यह परपोषी होता है। तो बी भी गलत है और सी भी गलत हो डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ए बी सी डी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताइए फटाफट बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस जो है यह क्या है। गोल्डन राइस क्या है बताइए। गोल्डन राइस जो है सुनहरा चावल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, अनुवांशिक रूप से विकसित किया गया एक चावल की प्रजाति है जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है। क्लियर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है। तो अभी मैंने बताया था कि 7.4 होता है। तो यहाँ पर एक स्पेशली एक रेंज दिया गया है। यह रेंज जो है आप देख सकते हैं 7.5 से 8 तक दिया गया है। तो समीप का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सुनहरा चावल यानी कि अभी गोल्डन राइस की बात हुई थी, किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए जिसमें पाया जाता है, आपको पता है कि विटामिन ए जिसमें पाया जाता है वो जो होता है आँख के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, लाभप्रद होता है। तो अगर विटामिन ए की बात आ गई है सुनहरा चावल में, तो ये सीधी सी बात है जीरोप्लेथेमिया जो है, जीरोप्लेथेमिया के बचाव में यहाँ सहायक होगा। क्लियर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होता है, अंधता होता है। उसके बाद जीरोप्लेथेमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टाइफाइड यानी कि यह मियादी बुखार कैसे फैलता है। तो देखिए ये जो फैलता है यह पानी एवं खाद्य पदार्थ यानी कि दूषित खाने और पानी से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और ये जो जीवाणु है इसका नाम क्या है। तो इसका जीवाणु का जो नाम है ये है साल्मोनेला टाइफी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की जो मछली है इनमें से कौन सी है। तो स्वच्छ जल में रोहू और कतला पाया जाता है जो साधारणतः हमारे यहाँ उपलब्ध होता है, रोहू और कतला। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉग फिश और इलेक्ट्रिक रिंग, डॉग फिश यानी कि हिंदी में यहाँ लिखा गया कुत्ता मछली, डॉग फिश को कहा जाता है, ये नहीं पाया जाता है आपको स्वच्छ जल में, मीठे जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कौन सा ये कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है। देखिए अभिक्रिया दर को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होते हैं अभिकर्मकों की सांद्रता, अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था एवं सतह क्षेत्रफल, तापमान और जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, उनकी उपस्थिति। ये एंथैल्पी में परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया का परिणाम है, उसमें प्रभावित करने वाले कारक का नहीं। यह अभिक्रिया के दौरान जो है अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को व्यक्त करता है। कौन, एंथैल्पी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कार्बन नैनो ट्यूब में निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा फुलेरिन्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फुलेरिन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फुलेरिन्स आपको पता है कि फुलेरिन्स क्या है
यह कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। कॉपर की किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो जो बेल मेटल होता है, बेल धातु, उसमें जो है फ्रेंड्स तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें जिंक नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेल मेटल जो होता है, बेल धातु, उसमें क्या होता है? तांबा होता है और टीन होता है, उसमें जिंक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये एस्बेस्टस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एस्बेस्टस के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? जरा ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए, जब किसी अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन होता है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। इसके अगर हम अपोजिट बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जिसमें हानि होती है उसका तात्पर्य क्या है? ऑक्सीकरण से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीव विज्ञान के जो पिता हैं कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, ये किसको कहा जाता है बताइए? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है आपको अरस्तु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एसेसरी फ्रूट सूडो। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एसेसरी फ्रूट सूडो, कूट फल। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य अंगों में भी होता है, अंडाशय में तो होता ही है, पुष्प के किसी दूसरे अंगों में भी होता है, तो उसको कहा जाता है, उस फल को कूट फल कहा जाता है। ठीक है, पोम फल जिसमें कि सेव, नाशपाती ये सभी आते हैं, ये कूट फल के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर यानी कि सामान्य दाब जो होता है से कम हो तो पानी जो है यह यहाँ पर लिखा गया है खाली स्थान तापमान पर उबलेगा। तो ध्यान देंगे यह जो होता है, बताइए, तो देखिए यह जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या है? खाना वगैरह बनाने में काफ़ी तकलीफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो आपको पता है कि नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यह पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नाइट्रेट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से फिर एक प्रश्न मिल गया कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जो है निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो रेड सिंधी जो है यह गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तत्कालीन वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत 1948 में किया गया था। 1948 ईस्वी में किया गया था और वर्ष 1958 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से 1948 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए कि पाचन तंत्र का कौन सा जो है भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl स्रावित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है स्रावन, ये होता है आपको कहाँ से? तो ये अमाशय से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी को जो है दमित्री मेंडलीव ने तैयार किया था और इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मेंडलीव के आवर्त, उनको क्या कहा जाता है? मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ये रसिया के थे, ध्यान रखेंगे मेंडलीव। अगला प्रश्न देखिएगा कि और आधुनिक अगर आवर्त सारणी आपसे पूछा जाए, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, तो ये कौन हो जाएंगे? मोसले हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी जो होता है, खुराक मतलब भोजन की बात की जा रही है, भोजन में किसकी कमी की वजह से होता है? तो बेरी बेरी जो होता है फ्रेंड्स, यह किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी के कारण से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विटामिन बी लिखा गया है, बी या B1 एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन होता है, थायमिन होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर संबंधित किससे? हृदय से।
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हृदय से संबंधित है, यह इलेक्ट्रिक पल्स का उपयोग कर हृदय को सामान्य करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस यौगिक का अनुसंहति 40 है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ आपको मास पूछा गया है। तो देख लीजिएगा इसमें से अगर हम बात करते हैं तो NaOH का सोडियम का लगभग 23 होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 23, 16, 39 और 41, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो फ्रेंड्स 6.023 इंटू 10⁻23 इसको कहा जाता है अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नियतांक, अवोगाड्रो कांस्टेंट। क्लियर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको बताना है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? बताइए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा जो है विद्युत अपघटनी यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खाने का सोडा, खाने के सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, तो खाने का जो सोडा है ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और खाने का नमक NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में जो है या आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए वेल्डिंग के लिए जो है किसका, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। और आपको पता है कि थर्मिट वेल्डिंग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मिट वेल्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में किसका, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। गैस वेल्डिंग अगर पूछा जाए तो इस हिसाब से राइट आंसर जो है केवल वेल्डिंग है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। उसके बाद देखिएगा सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें जो उपस्थित जो अशुद्धि होती है इसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहती है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम क्लोराइड भी दिया गया है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी दिया गया, तो दोनों आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फॉस्फोरस का इसमें से जो अयस्क नहीं है ये ग्रेनाइट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ग्रेनाइट जो है यह फास्फोरस का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यह उल्टा, छोटा और वास्तविक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्णांधता यानी कि जो वर्णांधता है इसका दूसरा नाम क्या है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए वर्णांधता का जो दूसरा नाम है ये इसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यह एक जेनेटिक रोग होता है, अनुवांशिक रोग है, और सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा जो है इसके बारे में विस्तृत वर्णन किए जाने के कारण इसे डाल्टन प्रभाव कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑलरेडी इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। देखिए दोबारा यह प्रश्न पूछ लिया गया है, तो राइट आंसर इसका जो है ये हो जाएगा विद्युत मोटर। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों को हमें बचाती है, कौन हमें बचाती है परावैंगनिक किरणों से? तो फ्रेंड्स ये बचाती है आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? ओजोन कहा जाता है। क्लियर, O3। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि बांध में जो जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बांध में घिंची हुई जो कमानी होती है इसमें ये होती है कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। चलिए पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? जड़त्व का इसमें से कौन सा मापन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा का आपसे इक्वेशन पूछा गया है, समीकरण पूछा गया है, तो गतिज ऊर्जा का इक्वेशन आपको पता है हाफ mv² होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वायु जीव श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो किसका होता है? ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखेंगे। श्वसन को मंद दहन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो रक्त का यह कौन सा घटक है
तो फ्रेंड्स यह घटक कौन सा है, यह है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जो होता है यह जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है शरीर के अंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो ये संयोजकता से लगाया जाता है, वैलेंसी से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। तो यह अंग जो है, यह अंग है यकृत। कौन सा अंग है, लीवर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका स्वीट पोटैटो में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वीट पोटैटो में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल यानी कि जड़ द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है। तो स्वीट पोटैटो में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसके द्वारा हटाए गए जो द्रव्य हैं उनकी मात्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान में होगा, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर होता है। इसी को जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के साथ एक अस्थायी प्रतिवर्ती बंधुता बनाता है, बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। तो फ्रेंड्स ये ऑर्किड हो जाएगा। क्या कौन करता है, ऑर्किड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जीवित कोशिकाओं की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो इसको न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की जो संख्या होती है यह त्रिगुणित होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है। तो प्राणी कोशिका में आपको पता है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है यह पाई जाती है किसमें, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। यहाँ देखिए सेल भित्ति दिया गया है, कोशिका भित्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव में काय की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अगर जोड़ी पूछा जाता तो ये 23 जोड़ी हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, किस जीव में कसाव यानी कि फेलेगम पाया जाता है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है यूग्लिना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम की घुलनशीलता लवण में होते हैं, घुलनशील लवण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं कठोर जल। जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की घुलनशील लवण होते हैं उपस्थित, उसको कहा जाता है कठोर जल। क्लियर, कठोर जल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी है। तो इसमें से कीट भक्षी जो है ये आपका हो जाएगा नेफेंथेस। ठीक है, नेफेंथेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए कीट भक्षी पौधे जो हैं अपनी पोषण आवश्यकताओं विशेष करके नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों के भक्षण करते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारतीय कमल का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये वैज्ञानिक नाम जो होता है ये हो जाएगा आपका नेलुम्बो न्यूसिफेरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड किसके कारण से होता है, तो यह दूषित जल और दूषित पानी मतलब जल और भोजन के कारण से होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। देखिए माइक्रोबियम हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है। माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिकैल्सिट्रेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो थॉमसन को किसकी खोज के लिए दिया गया था,
तो थॉमसन को दिया गया था ये इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। आप कमेंट करके बताइए प्रोटॉन की खोज किसने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है यह किससे उत्पन्न होता है? बताइए, फटाफट बताइए बिना देरी किए हुए। रेशम जो उत्पन्न होता है यह रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है, जिसे कि कोकून से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर ये कीट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है उसको सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको कहा जाता है? सर्वग्राही किसको कहा जाता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्सीफेरॉल जो है किसका रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल जो है यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। क्लियर? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी का बेरी बेरी होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये वायरस से होने वाला रोग है, एचआईवी नामक वायरस से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये फ्रेंड्स होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जो थकावट का कारण होता है यह लैक्टिक एसिड होता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो संतरे में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ विटामिन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन सी के अलावा तो इसमें जो है जितने भी खट्टे रसदार फल हैं उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन B6 भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो मच्छर से घेंगा नहीं होता है। आपको पता है घेंगा जो होता है यह जिसको ग्वैटर कहा जाता है यह आयोडीन की कमी से उत्पन्न वाला रोग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पालक के पत्ते प्रबल स्रोत होते हैं। तो पालक के पत्ते प्रबल स्रोत जो होते हैं, यहाँ प्रबल शब्द लगा दिया गया है, आयरन के ये प्रबल स्रोत होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन के भी पाया जाता है, लेकिन प्रबल स्रोत जो है यह आयरन का होता है। दंत क्षय यानी कि दांत का जो क्षरण होता है, क्षय होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के संक्रमण से जो है दंत क्षय होता है। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है यह दिया जाता है फ्रेंड्स टिटनस की रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक प्रसिद्ध, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे यह एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे और उन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है यहाँ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो प्रकाश का वेग क्या होगा यह आपको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। माध्यम का ताप बढ़ाने से माध्यम का घनत्व घट जाता है जिससे कि उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो तापमान में वृद्धि होने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है बढ़ जाता है। देखिए मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा जो है जलवाष्प है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर ओजोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो ये होता है सौर लालटेन जो होता है सोलर लालटेन में। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। तो ये अपरंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है ये पवन हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ये सभी अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं किसके द्वारा हम? तो ये किया जाता है एमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। देखिए प्रश्न कितना रिपीट हुआ है, तो आपको पता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
अगला प्रश्न देखिएगा कि गैल्वेनीकृत यानी कि गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो ये फ्रेंड्स जिंक की परत यानी कि जस्ता की परत चढ़ी होती है। उसके बाद देखिएगा पृथ्वी में सबसे उपलब्ध जो है कठोरतम पदार्थ कौन सा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा जो है यह सामान्य नाम है सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर दिया गया है। ध्यान रखेंगे यहाँ किलोमीटर, वहीं अगर मीटर पूछ दिया जाता तो ये 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर हो जाता। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने 100 से भी अधिक प्रश्नों को कवर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट सेशन रहा है आपके लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।